देश के प्रधानमंत्री, जिनमें 125 करोड़ लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं, जिनमें भारत का गौरवशाली अतीत, सामर्थ्य भरा वर्तमान व स्वर्णिम भविष्य दिखता है, और जो देश के अंतिम पायदान से लेकर शिखर पर खड़े व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तथा जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है, जो दिव्य व भव्य भारत बनाने में अखंड व प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पतंजलि योग पीठ द्वारा निर्मित पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का 3 मई को उद्घाटन कर राष्ट्र सेवा में समर्पित करेंगे। पहले आचार्य जी और फिर स्वामी जी आज इस वर्षगांठ के दिन जब जिक्र कर रहे थे कि कैसे इस देश के हित में संघर्ष भी किए, एक नया चिंतन भी देने की कोशिश की, और सरकार ने किस प्रकार से उनको निशाना बनाने की कोशिश की, तो मैं सोच रहा था कि स्वामी जी तो एक नई सोच लाकर उसका प्रभाव और दबाव और उसकी छाप देश पर छोड़ना चाहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो लड़ाई राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से लड़ी जा रही है, पर एक प्रतिस्पर्धा आप दोनों में भी है कि ज्यादा मुकदमे किस पे बनाने की कोशिश की गई। आप पे तो पतंजलि ट्रस्ट और उसके संगठनों के संबंध में मुकदमे बने, आचार्य जी को तो और प्रकार की कठिनाई भी दी गई, लेकिन शायद ही कोई जांच होगी जो मोदी जी के खिलाफ नहीं हुई और जो प्रचार नहीं हुआ। और मैं हमेशा कहता हूं कि सच्चाई और असत्य में एक अंतर होता है। असत्य बिखर जाता है, और 10-12 साल की जांच प्रक्रिया के बाद बिल्कुल स्पष्ट रूप से पवित्रता के साथ उभरकर मोदी जी भी निकले हैं। स्वामी जी, आप स्वाभिमान की लड़ाई देश में लड़ रहे हैं, उसके कई पहलू हैं। सबसे खराब परिस्थिति किसान की है, और किसान को भी एक न्यूनतम आय मिल जाए, शासन और सरकार को अब यह सोचना पड़ेगा। मैं आज अभिनंदन करता हूं स्वामी जी का इसलिए कि इन विषयों पर केवल सोच देना ही नहीं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर दबाव बनाना भी कि अपनी सोच को भी इस दिशा में बदलकर लाएं, इसका प्रयास वो कर रहे हैं। स्वामी जी लगभग पिछले 2 वर्षों से जो टैक्सेशन को लेकर उनके विचार हैं, मेरी और उनकी चर्चा उस पर खूब होती है। पहले दिन मैंने सुना तो मुझे कुछ विचार विचित्र लगा। मैं बार बार उस पर अध्ययन करता जा रहा हूं। ये ठीक कहा आपने कि हमने व्यक्ति का जीवन इस देश में यह कर दिया है कि पैदा होने से लेकर मृत्यु तक उसको केवल टैक्स देना है। जो चीज हम बाजार से खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, जो देश में सामान बाहर से आता है उस पर टैक्स देते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है उस पर टैक्स देते हैं, जो इस नगर की सीमाओं में आता है उस पर टैक्स देते हैं। सड़क पर गाड़ी लेकर चलते हैं तो कार की खरीदारी में, स्कूटर की खरीदारी में टैक्स है, पेट्रोल डीजल पे टैक्स देते हैं, सड़क चलाने के लिए रोड टैक्स भी देते हैं, बिजली का प्रयोग करते हैं तो बिजली पे भी टैक्स है, जिस घर में रहते हैं उस पे भी टैक्स है।
कोई सेवाएं प्रयोग करते हैं तो सर्विस टैक्स है, तो इनकम टैक्स तो 30% होगा, सरचार्ज है उसके ऊपर। लेकिन ये सारे अप्रत्यक्ष टैक्स मिला लिए जाएं और इसका अध्ययन किया जाए तो इसकी सीमा कहां पहुंचती है। मेहनत करके जो व्यक्ति कमाता है, एक छोटा सा अंश उसके पास घर में आता है, बाकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो समाज को ही देता है। और फिर उसके साथ उन्होंने विषय जोड़ दिया कि उसमें टैक्स की चोरी। जिन देशों में आप विषय उठाते हैं स्वामी जी की काला धन क्यों है देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, इसके कई कारण आपको मिलेंगे। अपराध में से पैदा किया गया धन लोग बाहर रख लेते हैं, उससे भी काला धन बनता है। टैक्स की चोरी का पैसा, उससे भी काला धन बनता है। और जहां टैक्स ज्यादा होता है वहां काला धन रखने की प्रवृत्ति भी फिर ज्यादा होती है। अब इस देश में टैक्स के ढांचे का सरलीकरण हो, रैशनलाइजेशन हो, इसकी अपने आप में बहुत आवश्यकता है। इसमें कठिनाइयां और चुनौतियां भी हैं। यह सरल विषय नहीं है अपने आप में। गरीब और अमीर एक ही स्तर का टैक्स दे, यह भी अपने आप में जायज नहीं है। मैं उतना टैक्स दूं और मेरे घर में कर्मचारी जो काम करता है उसको भी उतना ही टैक्स परसेंटेज देना पड़े। इन सब विषयों के ऊपर जो स्वामी जी के साथी हैं, बहुत ईमानदार और अच्छी नीयत के साथ उन्होंने इस, पहली बार मुझे स्वामी जी ने ही उनसे मिलाया और कहा तुम्हें इसको समझ आने में कठिनाई हो रही है, इनसे बैठकर घंटों चर्चा करो, और स्वयं बैठे। और लाभ मुझे भी हो रहा है उस चर्चा का, उनको भी हो रहा है। और निश्चित रूप से इन विषयों पे गौर करके इनके हल ढूंढना, ताकि इससे एक भ्रष्ट व्यवस्था जो आम आदमी को पीड़ित करती हो वो बहुत इस देश में ना चल पाए, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। स्वामी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता मोदी जी दोनों यहां हैं। पिछले 3-4 वर्षों से हमारी पार्टी काला धन के विषय को लेकर देश भर में आंदोलन चलाती रही है। माननीय श्री आडवाणी जी ने तो पूरे देश में यात्रा निकाली जन जागरण करने के लिए। और जो जो संभव है, कोई ऐसा प्रयास नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी इस देश में काला धन को समाप्त करने के लिए। कुछ कानूनी अटकलें आती हैं तो उनका भी हल ढूंढना पड़ेगा, उनसे भी जूझना पड़ेगा। लेकिन मैं केवल आपसे इतना आग्रह करूंगा कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है। आज इस देश में अगर परिवर्तन आना है इस सब में, उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है इस देश में राजनीतिक परिवर्तन लाना। और अगर परिवर्तन की राजनीति और परिवर्तन की नीतियां हमें इस देश में चाहिए तो उसका उत्तर इसी मंच के ऊपर बैठा है। आपका आशीर्वाद रहेगा। आपकी आशीर्वाद और नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह जी का नेतृत्व इस देश के अंदर निश्चित रूप से उस परिवर्तन को लाएगा। आपने इस कार्यक्रम में हम सबको बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। पातंजलि योगपीठ और साथ ही साथ भारत स्वाभिमान न्यास, इसकी वर्षगांठ है आज। और इस वर्षगांठ के अवसर पर पूज्य स्वामी जी ने आप सबको अपनी शुभकामनाएं दी हैं, आप सबको अपनी बधाई दी है। लेकिन जहां तक मैं भारतीय स्वाभिमान न्यास के बारे में जानता हूं, पूज्य स्वामी जी ने भारतीय स्वाभिमान न्यास की स्थापना इसलिए की ताकि इस न्यास के माध्यम से भारतीय
पुनर्जागरण और भारत के पुनर्निर्माण का शंखनाद किया जा सके, इसलिए भारत स्वाभिमान न्यास की उन्होंने स्थापना की थी। और मैं ऐसा मानता हूं कि अब इसका असर देश में दिखने लगा है। देश की जनता परिवर्तन के लिए पूरी तरह से व्यग्र है। लोग चाहते हैं कि देश में परिवर्तन हो और साथ ही भारत एक हमारा विकसित भारत बने, हमारा यह एक स्वाभिमानी भारत बने, यह लोगों के दिल की तड़पन है। यदि हम विकास की बात करते हैं तो केवल आर्थिक विकास की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम विकास की बात करते हैं तो आर्थिक के साथ साथ आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं। और सचमुच यदि हम भारत को जगत गुरु के पद पर पुनः आसीन करना चाहते हैं तो केवल आर्थिक विकास होने से हमारा भारत कभी भी जगत गुरु के पद पर आसीन नहीं हो सकता है। यदि आसीन हो सकता है तो जब आर्थिक विकास के साथ साथ इसका आध्यात्मिक विकास होगा, तभी भारत जगत गुरु के पद पर आसीन हो सकता है। इसलिए हम ये दोनों चाहते हैं। भारत कैसा था, भारत हमको कैसा बनाना है, इसका चित्र हम लोगों के सामने पूरी तरह से स्पष्ट है। उसकी भी बहुत विस्तार में जाकर आप सबके सामने कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। हम भी चाहते हैं केवल नेतृत्व ही न बदले, बल्कि व्यवस्था में भी परिवर्तन हो। व्यवस्था में परिवर्तन, हम केवल आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम आर्थिक व्यवस्था में भी परिवर्तन चाहते हैं, हम राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन चाहते हैं, हम न्यायिक व्यवस्था में भी परिवर्तन चाहते हैं और हम प्रशासनिक व्यवस्था में भी परिवर्तन चाहते हैं। हम एक समग्र और समेकित परिवर्तन व्यवस्थाओं में चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी सोच है। भ्रष्टाचार एक अहम सवाल है। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था। जानकारी जब मुझे दी गई, वैसे मुझे पहले से भी इस बात की जानकारी थी कि हमारे आचार्य बालकृष्ण जी वनस्पतियों के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं और आयुर्वेद की वनस्पतियों के माध्यम से बहुत सारी दवाएं उन्होंने बनाई हैं, बहुत सारे उन्होंने कैप्सूल्स बनाए हैं जिसको खाने के बाद बड़े से बड़ा रोग ठीक हो जाता है। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आज जब मैं खड़ा होऊंगा बोलने के लिए तो आचार्य बालकृष्ण जी से मैं कहूँगा कि एक ऐसा हर्बल कैप्सूल तैयार कीजिए ताकि यदि कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है तो वह घोटालेबाज है तो वो घोटाला करना छोड़ दे। कम से कम एक ऐसा एक हर्बल कैप्सूल तैयार करें। लेकिन भाइयों, इसका सचमुच सही इलाज यदि कोई कर सकता है तो वह भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। काले धन के सवाल को लेकर मैं समझता हूं सारा देश चिंतित है और काले धन के विषय के कारण, इस मुद्दे के कारण केवल हमारी देश की अर्थव्यवस्था ही खोखली नहीं हुई है, बल्कि मैं मानता हूं कि भारत के स्वाभिमान पर भी एक गहरी चोट पहुंची है। लेकिन हाँ पूज्य स्वामी जी, इतना ही आपसे मैं कहना चाहूँगा कि काला धन का जहाँ तक सवाल है, यह हम लोगों के लिए एक चुनौती है और हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि काला धन पैदा होने ही न पावे और जो काला धन है उसका समाज के लिए और देश के लिए उपयोग हो। उसको कैसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जा सकता है, क्या होगा, इनकी सारी पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विचार करेगी। टैक्स रैशनलाइजेशन, करों का जहां तक प्रश्न है, आपने कहा कि सारे टैक्सेस को समाप्त करके एक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाना चाहिए। सचमुच जब एक बार पहले भी आपसे चर्चा हुई थी तो यह तरीका अथवा यह विकल्प जो ट्रांजैक्शन टैक्स का है बहुत ही अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी भी सचमुच यही चाहती है कि टैक्सेशन का बोझ जनता के ऊपर न रहे। यह तो हम लोगों की भी अपनी सोच है, लेकिन इस संबंध में जो भी विचार करके जहां पर इसमें कमियां होंगी, जहां कुछ भी दुरुस्त करना होगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करके जो भी करना है वो तो करेगी ही। तीसरी बात मैं आता हूं किसानों के संबंध में। आपने कहा है और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 2003 में जब भारत सरकार में मैं कृषि मंत्री था, बहनों भाइयों, मैंने अपने अधिकारियों को बुलाया और अधिकारियों को मैंने बुलाकर कहा कि यदि किसी दुकान का बीमा हो सकता है, दुकान जल जाने पर यदि बीमा कंपनी के द्वारा उसकी भरपाई की जा सकती है, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है, गाड़ी और मोटर का भी इंश्योरेंस हो सकता है, उसके जल जाने पर, बर्बाद हो जाने पर उसकी बीमा कंपनी के द्वारा भरपाई हो सकती है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे किसान के खेत की भी एक न्यूनतम आमदनी पहले से तय कर दी जाए? उस स्कीम का नाम है फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम,
कृषि आय बीमा योजना। और बहनों भाइयों, हमारी पार्टी में इसको लेकर कहीं विमति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कृषि आमदनी बीमा योजना लागू करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य स्वामी जी, आपने जो यह बहुत ही गहन चिंतन मनन करने के बाद जो यह फैसला किया है वह देश के हित में है। मैं इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। परम पूज्य बाबा रामदेव जी, पूज्य आचार्य जी, देश के कोने कोने से आए हुए भारत स्वाभिमान के सभी सिपाही, और मुझे बताया गया कि देश में 500 से अधिक स्थानों पर बड़ा स्क्रीन लगा करके इस भारत स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हुए सभी लोग बैठे हैं और इस कार्यक्रम में दूर दूर से भी शरीक हुए हैं। मैं उन सबको भी नमन करता हूं। आजादी के बाद यह पहला चुनाव ऐसा रहा है कि जिसने पुरानी सारी परंपराओं को नष्ट कर दिया है। आमतौर पर चुनाव राजनीतिक दल लड़ते रहे हैं, उम्मीदवार लड़ते रहे हैं, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जो चुनाव अपने आप में एक जन आंदोलन बन गया है। चुनाव को जन आंदोलन बनाने में पूज्य रामदेव जी की अखंड एक निष्ठ तपस्या भी है। उनको क्या कमी थी? सारे मुख्यमंत्री उनके दरवाजे पर दस्तक देते थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक मिशन को लेकर के निकल पड़े। अपने लिए नहीं, भारत के स्वाभिमान के लिए। कभी कभी पीड़ा भी होती है कि आजादी के इतने सालों के बाद हमें ही, हमारे ही देश के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़नी पड़े। ये अजूबा सा है। ये तो सहज प्राप्य होना चाहिए, स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन न जाने क्या क्या रुकावटें रही कि आज स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। भाइयों बहनों, मैं निराशावादी इंसान नहीं हूं। मेरी डिक्शनरी में निराशा शब्द नहीं है। और उसका कारण यह नहीं कि मुझे डिक्शनरी का ज्ञान है। इसका कारण यह है कि मैंने जिंदगी को ऐसे जिया है। जब आजकल लोग अनाप शनाप इल्जाम लगाते हैं तो मैं भी कभी मुड़ करके खुद के जीवन की ओर देखता हूं और मैं सोचता हूं ये देश कितना महान है।
यहां के लोग कितने महान हैं कि जिन्होंने रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले बच्चे को अपने कंधे पर उठा लिया। मैं अभी बाबा रामदेव जी को एक सवाल पूछ रहा था कि मुझे हिंदी शब्द मालूम नहीं था। हमारे यहाँ गुजरात में कॉटन की खेती होती है और जो खेत में कपास तैयार होता है वो गरीब परिवार अपने घर ले जाकर के उसका छिलका निकाल करके अंदर से कॉटन निकालते हैं। गुजराती में उसका शब्द है काला फोलवा, मुझे मालूम नहीं हिंदी में क्या शब्द है। रुई निकालते हैं लेकिन वो जो ऊपर का हाँ, मुझे शब्द मिल गया है भिनोला। हमारे यहाँ उसको काला बोलते हैं। वो छिलका काफी धारदार होता है, चुभता है, खून निकल जाता है। तो जब वो सीजन आती थी तो दिन भर 50 प्रकार की मेहनत करने के बाद पूरा परिवार हम बैठते थे, उन कॉटन छिलके निकाल करके कॉटन बाहर निकालते थे और दूसरे दिन सुबह जमा करवाते थे और कुछ मजदूरी मिल जाती थी। जिसने इस जिंदगी को जिया है उसके लिए जीवन में निराशा का नामो निशान नहीं हो सकता है। बाबा राजनेताओं को भली भांति अब जान गए हैं कि दिन में एयरपोर्ट पर लेने आना और रात को जुल्म कैसे करना ये भली भांति जानते हैं। और इसलिए कोई कहने को कह दें उस पे भरोसा मत करना, ट्रैक रिकॉर्ड बराबर देख लेना। अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड पर सही उतरते हैं फिर तो आशीर्वाद भरपूर दे देना, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है और सिर्फ टैप रिकॉर्ड चल रहा है तो उस पर भरोसा मत करना। बाबा ने जिन इश्यू को उठाया उसको अरुण जी ने भी बहुत पॉजिटिव बता दिया है, राजनाथ जी ने भी बता दिया है, लेकिन मैं और तरीके से उस चीज को बता रहा हूं। कृषि प्रधान देश है, हमारे यहां कृषि के साथ पशुपालन अंगभूत व्यवस्था है और मैं मानता हूं कि कृषि को अगर हमें सामर्थ्यवान बनाना है तो उसको 3 हिस्सों में बांटना होगा। 1/3 रेगुलर खेती, 1/3 वृक्षों की खेती, पेड़ों की खेती और 1/3 पशुपालन। जैसे बाबा कह रहे हैं कि भाई किसान को कम से कम मिनिमम इनकम का तो कुछ व्यवस्था करो, लेकिन अगर आप कत्लखाना बनाते हो तो भारत सरकार कोई टैक्स नहीं लगाती है, आपको बैंक से मिनिमम दर से पैसे मिलते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपका कत्लखाना मेरठ में है और मुंबई आपको मटन भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी भी भारत सरकार देती है। भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने की पहली शर्त होती है स्टेट प्रोग्रेसिव पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए।
नीतियां लगातार नई बनती चलनी चाहिए, नीतियों के आधार पर निर्णय होते चलने चाहिए और निर्णय सही ट्रांसपेरेंट तरीके से इंप्लीमेंट होने चाहिए। भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है मित्रों। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि हो नहीं सकता है मित्रों। टैक्सेशन, मैं इन विचारों से कई वर्षों से परिचित हूं। ये जो हमारे आर्थिक स्वराज के विषय को लेकर के हमारे जो मित्र बाबा को भी मिले हैं, हमारे और लोगों को मिले हैं। अब मुझे बताइए साहब, ऑक्ट्रोय, हमारे देश के कई राज्य हैं जो ऑक्ट्रोय बंद करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। हमने कर दिया, हमारी गाड़ी चल रही है, मेरे यहाँ ऑक्ट्रोय वगैरह सब बंद हो गया। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि अगर इरादा हो, और इसलिए मैं कहता हूं बार बार, देश को वादे नहीं इरादे चाहिए। सरकारों का काम है 5 साल के समय में देश की भलाई के लिए लोगों को विश्वास में लेकर के कदम उठाना। और भाइयों बहनों, मैं गुजरात एक्सपीरियंस से कहता हूं कि ये सब कुछ संभव है। और जो बाबा रामदेव जी ने स्वाभिमान आंदोलन के साथ जुड़े हुए सिपाहियों ने भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षाएं रखी है और नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत रूप से जो अपेक्षाएं रखी है, हम जी जान से उसको पूरा करने की कोशिश करने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार बाबा रामदेव जी को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सही दिशा में देश में सच्चे अर्थ में परिवर्तन क्या हो, नींव कैसी हो, पिलर्स कैसे हो, इमारत कैसी हो, इसके लिए मंथन शुरू किया है। और संतों के द्वारा अगर मंथन होता है तो अमृत निकलना निश्चित होता है। निस्वार्थ भाव से अगर मंथन होता है तो अमृत सुनिश्चित होता है। हम सिर्फ भव्यता से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। भारत भव्य भी हो, भारत दिव्य भी हो। ये दिव्य भव्य भारत का निर्माण, इन सपनों को लेकर के हम आगे बढ़े, इसी एक अपेक्षा के साथ ईश्वर हमें शक्ति दे, जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दे, ताकि बाबा रामदेव जैसे निष्ठुर लोगों की तपस्या रंग लाएं और 60 साल की कठिनाइयों से गुजरा हुआ देश संतोष, विश्वास और समृद्धि की शिखरों को पार करने वाला बने। इसी एक कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। देश के प्रधानमंत्री, जिनमें 125 करोड़ लोग अपना प्रतिबिंब देखते हैं, जिनमें भारत का गौरवशाली अतीत, सामर्थ्य भरा वर्तमान व स्वर्णिम भविष्य दिखता है, और जो देश के अंतिम पायदान से लेकर शिखर पर खड़े व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तथा जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है, जो दिव्य व भव्य भारत बनाने में अखंड व प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पतंजलि योग पीठ द्वारा निर्मित पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का 3 मई को उद्घाटन कर राष्ट्र सेवा में समर्पित करेंगे।